दिव्य एकेडमी क्लासेस के हमारे इस प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आपने जो हमारा सपोर्ट किया है इस चैनल को शुरुआत में, आपने वाकई बहुत तेज गति से हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया जा रहा है। उम्मीद है आप भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी आपका टॉपिक में इश्यू है, तो जो टॉपिक है हम एक के बाद एक कंटिन्यूस डेली डालने वाले हैं, पूरी इंडियन पॉलिटी को डालने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था को भी डालेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकारों में हम आर्टिकल 12, 13, 14 तक हम पढ़ चुके हैं। जब हम आर्टिकल 12 की बात करते थे, आर्टिकल 12 में हमने राज्य को समझने की कोशिश की, राज्य को परिभाषित किया कि राज्य क्या होता है। जब आर्टिकल 13 को हमने पढ़ा तो 13 के अंतर्गत हमने ये समझा कि कौन से मूल अधिकार विधि को समझा था कि ऐसी कौन सी विधि का निर्माण राज्य नहीं कर सकता जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। अगर वो मूल अधिकारों को असंगत हो या उनका अल्पीकरण करती हो तो वो असंगत की सीमा तक शून्य घोषित हो जाएगी। इसके हमने फिर अलग अलग करके 4 पार्ट पढ़े थे आर्टिकल 13 के अंदर। आर्टिकल 14 पढ़ा, जिसमें हमने जो पहला जो मूल अधिकार है, जो 6 मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उसमें 14 से लेकर 18 तक आता है। तो पहला जो है वो जो कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण के रूप में हमने इसे आर्टिकल 14 को पढ़ा। और आज हम आर्टिकल 15 स्टार्ट करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। हाँ, अनुच्छेद 15 भी हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि कैसे शैक्षणिक और जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें सरकारी और निजी शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें कैसे आरक्षण का प्रावधान किया है। तो इस तरीके से हम 12 से लेकर 15 जो मूल अधिकार हैं के 4 अनुच्छेदों को पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल 16 को समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया है। तो शुरू करते हैं। जो अनुच्छेद 15 और 16 दोनों थे वो नागरिकों के लिए थे, भारतीय नागरिकों के साथ, जो समानता की बात करते हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, समानता की बात करते हैं। जहां अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिकों के लिए सरकारी क्षेत्रों में और निजी क्षेत्रों में शैक्षणिक जो संस्थाएं उसमें समानता की बात करता है, भेदभाव को रोकता है, वही अनुच्छेद 16 जो सरकारी नियोजन है, लोक नियोजन है, उस लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात की गई। लोक नियोजन में अफसर की समानता। दरअसल जो समानता को जो मूल आर्टिकल है वो अनुच्छेद 14 ही है। बाद में 15, 16, 17, 18 जो हम पढ़ेंगे वो उसका बस एक विस्तार है, अलग अलग रूप में। कहीं शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में आता है, तो कहीं पे लोक नियोजन के रूप में आता है, नियुक्ति के रूप में, पदोन्नति के रूप में उसमें आता है, तो कहीं अस्पृश्यता के उन्मूलन में आता है, तो कहीं पर उपाधियों के अंत के रूप में आता है उसी का विस्तार। तो इसमें 2 शब्द है, एक अफसर की समानता की बात की जा रही है और दूसरा नियोजन की बात की जा रही है। तो अफसर की समानता मतलब सभी लोगों के लिए जो अफसर होंगे वो समान होंगे, किसी भी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये कहता है अनुच्छेद 16। अब लोक नियोजन और एक शब्द आता है लोक प्रयोजन, 2 शब्द आते हैं। जब हम अनुच्छेद 23-24 के बाद 23 की बात करते हैं बोलते हैं, तो वहां लोक प्रयोजन शब्द देखने को मिलता है, और जब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो यहाँ पर लोक नियोजन की बात आता है। मतलब लोक नियोजन का मतलब है कि वो अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, नियुक्ति की बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट करते समय किसी भी तरह की राज्य के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और विशेषकर किसके साथ, नागरिकों के। अनुच्छेद 15 और 16
दोनों अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए, हमने पढ़े समझा था कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों के लिए टोटल 5 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 16 कह रहा है कि लोक नियोजन में अफसर की समानता होगी। अब इसके अलग अलग पार्ट किए गए हैं अनुच्छेद। एक पार्ट किया गया है 16(1), एक है 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) और 16(6). अनुच्छेद 16(1) कहता है कि राज्य के द्वारा कोई भी नियुक्ति की जाएगी, कोई भी नियोजन किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि दो टर्म का इस्तेमाल किया गया है, एक है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है अपॉइंटमेंट। यानी कि राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ जब नियुक्ति की जाएगी या नियोजन किया जाएगा, यानी कि अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति और नियोजन, दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि राज्य जब भारतीय नागरिकों को अपॉइंटमेंट करेगा किसी पद के लिए या उनकी एम्प्लॉयमेंट देगा उनके लिए, तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 16। 16(2) के अंतर्गत ये कही गई है कि जो हमने अनुच्छेद 15 में पढ़ा था कि राज्य के द्वारा धर्म हो, मूलवंश हो, जाति हो, लिंग हो और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करोगा, तो वह 5 चीजें थी, या 2 चीजें और बढ़ जाती हैं। और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? राज्य के द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर? ये टोटल 7 है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। राज्य भारतीय नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, इसके आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव, जन्म स्थान में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जन्म स्थान मूलवंश का मतलब ये कि इसकी उत्पत्ति कहाँ है, उसका मूलवंश किसका है, उद्भव, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, कौन है ये, द्रविड़ियन है, कौन सा है, आर्यन है, तो उसका अपने उद्भव कहाँ से हुआ है, उसके जो उद्भव की होती है तो उद्भव के बारे में, और निवास स्थान उसका जो डोमिसाइल होता है कहाँ पे, कौन सी जगह निवास करता है। तो इनके आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने की बात की गई है। अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत हमने यह समझा कि राज्य किसी भी तरह की नियुक्ति या नियोजन में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(2) ये कहता है कि राज्य के द्वारा भारतीय नागरिकों के, व्यक्तियों के लिए नहीं है, व्यक्ति के साथ कर सकता है। अगर कोई विदेशी नागरिक है जिसने भारतीय नागरिकता नहीं ली हुई है और वो भारत में निवास करता है, तो राज्य उसके साथ अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत भेदभाव कर सकता है, लेकिन भारतीय नागरिकों के साथ नहीं कर सकता। और यहाँ पे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, इसके आधार पर किसी भी तरह का राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत इस बात को बोला गया कि अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य भेदभाव कर सकता है। कब? जब संसद कोई नियम बना दे, तो संसद नियम बना के भेदभाव कर सकती है। संसद के द्वारा अगर कोई नियम बनाया जाता है तो संसद के द्वारा भेदभाव किया जा सकता है, संसद भेदभाव कर सकती है नियम बना के। लेकिन जो राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल है, उसके द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है कि अगर संसद कोई ऐसा नियम बना देती है, तो संसद ऐसा नियम बनाकर संसद को यह हक दिया गया है कि अगर संसद महसूस करती है, आवश्यकता महसूस करती है, तो ऐसी कोई चीज बना सकती है जिसके द्वारा नियुक्ति और नियोजन, एम्प्लॉयमेंट और उसमें किसी भी तरह का वो
भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन विधानमंडल के द्वारा नहीं। लेकिन इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वह है निवास स्थान। इसमें केवल निवास स्थान को ही आधार बनाया जाएगा कि किसी भी निवास स्थान के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ वो चाहे तो वो इस तरह का प्रावधान कर सकती है। और ऐसे प्रावधान कुछ जगह है कि स्पेशल क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हम किसी को अपॉइंटमेंट करेंगे तो इसी क्षेत्रों के लिए होंगे, तो संसद ने ऐसे प्रोविजन कर रखे हैं। लेकिन विधानमंडल ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है कि ऐसे कौन कौन सी जगह जहां पर संसद के द्वारा ऐसी विधि बनाई रखी है, ऐसा कानून बना रखा है कि वो भेदभाव कर सकता है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ऐसा किया गया है, त्रिपुरा के अंतर्गत ऐसा किया है, और एक हाल ही में जो कर्नाटक के अंतर्गत ऐसा किया था, कर्नाटक के अंतर्गत ऐसा किया है, और दो शायद अरुणाचल प्रदेश है। तो ऐसे 2-3 स्टेट हैं, उनमें कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसा किया हुआ है कि वो संसद विधि बनाकर भेदभाव कर सकती है निवास स्थान के आधार पर, लेकिन विधानमंडल नहीं कर सकता। कोई भी राज्य यह कहकर किसी भी दूसरे राज्य स्टेट के लोगों को नौकरी देने से, दूसरे लोगों के जो निवासी हैं उनको नौकरी देने से वंचित नहीं कर सकता कि ये इन नौकरियों पर केवल हमारे स्टेट का अधिकार है। हाँ, राज्य एक काम कर सकता है और जो करता भी है कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को अगर रोकना है तो राज्य क्या करता है कि अपना जो जो परीक्षा होती है, उसका जो पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा का जो सिलेबस होता है, उसके अंतर्गत ऐसे प्रावधान कर देता है कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं, वो खुद ब खुद बाहर हो जाए। जैसे जैसे राजस्थान में कोई एग्जाम होने वाली है, राजस्थान में किसी का पेपर होने वाला है, तो राजस्थान में राज्य सरकार क्या करेगी, अगर राजस्थान के नागरिकों को, राजस्थान के जो निवासी उनको बढ़ावा देना है, तो वो या तो राजस्थानी भाषा का सिलेबस बढ़ा देगी, ऐसा कर सकती है कि राजस्थानी सिलेबस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, या उस राजस्थानी जो पर्टिकुलर जो भाषा है, किसी भी भाषा को ज्ञान को महत्वता दे सकते हैं। जैसे कि कोई कहते कि पंजाबी में अगर कोई एग्जाम होने वाला है तो वो कहते कि पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो कह राजस्थान कहते कि राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या पाठ्यक्रम में ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते जिससे कि जो अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है, अदर स्टेट का जो एस्पिरेंट है, वो खुद ब खुद उससे बाहर हो जाए। तो ऐसा तो कर सकता है, तो ये शैक्षणिक स्तर पर तो वो किया जा सकता है भेदभाव, लेकिन राज्य का जो विधानमंडल है वो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता कि हमारे स्टेट की जो नौकरी है केवल अपने ही स्टेट के जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, उन्हीं के लिए सुरक्षित होंगी। लेकिन संसद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, और वो किया है आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में, कर्नाटक में, ऐसी जगह पर किया गया है। अब बात आती है कि ये तो किया गया है, एक अभी ताजा वाद है और वो हरियाणा राज्य का है। हरियाणा का एक विवाद है कि जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, और जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, उसका जो केस है वो पेंडिंग है, जहां पर हरियाणा के लोगों के लिए ही उन्होंने इस तरीके का प्रावधान कर दिया कि जो सरकारी नौकरी होगी इसमें हरियाणा के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। तो ये विवाद चल रहा है, ये अपवाद के तौर पर, लेकिन इसकी अभी से उसका कोई फैसला फाइनल आया नहीं है। लेकिन वैसे जो है नियम है, जो आर्टिकल 16(3) कहता है कि संसद के द्वारा निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट के अंतर्गत, एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत निवास स्थान को आधार बनाकर, लेकिन राज्य के विधानमंडल के द्वारा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि इसके बारे में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा कि राज्य का जो विधानमंडल है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करे, लेकिन हाँ, संसद ऐसा कर सकती है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) की, तो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वही बात जैसे 15(4) में लिखी गई थी कि सरकारी जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। किसके साथ? एसटी, एससी और ओबीसी, और यहाँ तक कि राज्य के द्वारा उनके लिए विशेष आरक्षण की बात कर दी। तो वहां आरक्षण की बात शैक्षणिक संस्थाओं की, और यहाँ लोक नियोजन में बात कर रहा है। लोक नियोजन के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब लोक नियोजन करेगा तो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए क्या होगा? आरक्षण का प्रावधान होगा। राज्य व्यवस्था करेगा कि एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, और ये आरक्षण किसके बेस पे होगा? ये आरक्षण होगा सामाजिक और शैक्षणिक को आधार बनाते हो। इसमें कोई आर्थिक आधार नहीं है, आधार है कि आरक्षण होगा सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर।
सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर राज्य के द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। लेकिन इस आरक्षण के लिए कुछ शर्तें हैं कि राज्य ऐसा कब करेगा। तो राज्य ऐसा तब करेगा जब राज्य को ऐसा लगता है कि अमुक जो वर्ग है, क्लास है, एससी हो, एसटी हो, उसको ऐसा लगा कि इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब सरकारी नौकरियों में उसको लगे कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जब राज्य को ऐसा लगे कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब करेगा, उसकी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरा, राज्य ऐसा तब कर सकता है जब उसको ये लगे कि जो सामाजिक शैक्षणिक विकास करना है उस वर्ग का, तो सामाजिक शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़े हुए हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है उसको दूर करना है, तब राज्य के द्वारा ऐसे किसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, और एक है प्रशासनिक जो दक्षता है, प्रशासनिक जो दक्षता है वो प्रभावित ना हो। जो प्रावधान है वो इस तरीके से किया जाएगा कि जो प्रशासनिक दक्षता है वो प्रभावित ना हो। तो इन तीन जो वेस है, इसके आधार पर जो स्टेट है, राज्य है, उसके द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो लोक नियोजन है, सरकारी नौकरियां हैं, उसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये जो प्रावधान है ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है। जब हम ऐसा सुनते हैं कि राज्य संसद के द्वारा 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया, तो वो राजनीतिक आरक्षण है, लोक नियोजन का आरक्षण नहीं है। ये चीज में दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए। जो अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के द्वारा जो आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ये सरकारी नौकरी का आरक्षण है। अनुच्छेद 15(4) जब हम पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 15(4) जब हम पढ़ रहे थे, तो 15(4) में हमने पढ़ा था कि सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में, तो ये हमने पढ़ा था कि शैक्षणिक जो संस्थाएं होती हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान 15(4) में सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में, और 15(5) जब हमने पढ़ा था तो ये निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए था। तो ये तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी, और यहाँ जो बात की जा रही है 16(4) के अंतर्गत, ये सरकारी नौकरियों में यानी कि लोक नियोजन के अंतर्गत राज्य की बात की जा रही है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा। और ये आरक्षण ना तो सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में, ना ही सरकारी नौकरियों के अंतर्गत जो आरक्षण दिया गया, ये तो इसको 10 साल बाद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। यह आरक्षण कैसा है, पर्याप्त, मतलब एक परमानेंट आरक्षण है। और ये आरक्षण दिया किस आधार पर, तो भाई प्रशासनिक जो, ये राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि प्रशासनिक जो दक्षता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनका, राज्य को ऐसा लगता है कि लोग पिछड़े हुए हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, और एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं लगता है कि इस नौकरी में इन लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो आरक्षण संबंधी जो डाउट है, उम्मीद है वो क्लियर होगा। मैं एक बार फिर पुनः रिपीट करता हूँ कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के अंतर्गत जो आरक्षण दिया गया है वो शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक समानता के लिए, शैक्षणिक समानता के लिए लाया गया आरक्षण है। वही जब हम अनुच्छेद 16(4) की बात करते हैं तो वो लोक नियोजन के लिए दिया गया आरक्षण है कि इसके अंतर्गत जो एससी है, एसटी है और ओबीसी है, मूल जो संविधान था उसके अंतर्गत तो एससी एसटी ही शामिल थी, लेकिन बाद में, इसका हम बाद में जिक्र करेंगे कि ओबीसी कब आई थी, तो इसको ओबीसी को भी शामिल कर देगा कि ओबीसी के लिए भी लोक नियोजन के अंतर्गत आरक्षण होगा। लेकिन जो सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम हर 10 साल में आरक्षण को अपडेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो वो ना तो शैक्षणिक वाला है और ना ही लोक नियोजन वाला है। वो आरक्षण है राजनीतिक आरक्षण, जिसमें लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के अंतर्गत एंग्लो इंडियंस को मिलने वाला जो आरक्षण होता था, उस आरक्षण को अपडेट किया जाता है। तो यह आरक्षण परमानेंट आरक्षण होता है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद है जो आरक्षण से संबंधित जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। और देखो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस देश की कि आरक्षण दिया गया। आरक्षण का मूल उद्देश्य जो था वो सामाजिक और शैक्षणिक ही था, लेकिन जब ये आरक्षण दिया गया तो चाहे एससी एसटी को आरक्षण मिला हो तब विरोध हुआ,
चाहे ओबीसी को आरक्षण मिला तब विरोध हुआ। बड़े बड़े स्वामी ने अपने आप को आग लगा ली थी जब ओबीसी को आरक्षण मिलने की बात हुई थी। ये देश की विडंबना ही है, दुर्भाग्य कहा जाएगा। लेकिन और आरक्षण का मूल आधार सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक था, आर्थिक आरक्षण नहीं था। लेकिन जब आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया तो आपने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी होगी कि कहीं से भी किसी भी कैटेगरी वाले ने उसका विरोध किया, सबने सौहार्दपूर्ण स्वीकार कर लिया। तो ये थोड़ा एक दोहरा रवैया देखने को मिलता है आरक्षण में। जब एक एससी वाले को या एसटी वाले को आरक्षण मिलता है तब लोग विरोध करते हैं कि इससे देश टूट जाएगा, देश में बिखराव हो जाएगा, देश की एकता विखंडित हो जाएगी। जब ओबीसी को आरक्षण मिलता है तब विरोध होता है कि इससे देश में विभाजन होगा, इससे देश अलग अलग धाराओं में बढ़ जाएगा, इससे देश की प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगी। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार बनाकर आरक्षण दे दिया जाता है तो उसमें, और होना भी चाहिए, और ये सच भी बात है कि अगर किसी भी वर्ग को आरक्षण मिलता है तो उसका स्वागत किया ही जाना चाहिए। लेकिन ये स्वागत तब क्यों नहीं होता जब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण मिलता है? क्यों ऐसी ऐसी मार्कशीटें वायरल की जाती है कि -33% का होगा सिलेक्शन? तो ये वाकई एक विचार का बिंदु तो है कि सोचना तो चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब किसी छोटी कैटेगरी वाले के लिए या कोई पिछड़ा दलित के लिए आरक्षण का प्रावधान होता है तो ऐसे वो कौन लोग हैं जो उनको वायरल करके ये ढिढोरा पीटते कि देखो उनके लिए आरक्षण गलत मिल रहा है। और ऐसे आखिर जब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया तो किसी ने चूं तक नहीं की और इस आरक्षण को स्वीकार आसानी से कर लिया। उल्टी कब, जब ये आर्थिक आधार पर दिया जा रहा था सभी ने स्वीकार किया, और किया भी जाना चाहिए था, क्योंकि वाकई ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भी ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं और उनको सख्त आवश्यकता है इस आरक्षण की। तो ये बात विरोध की नहीं है, बात इस बात की है कि जब यह आरक्षण मिलता है तब सभी लोग, चाहे एससी वाला हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक इस आरक्षण को स्वीकार करते हैं। जब ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो क्यों उसका विरोध किया जाता है? बात यह है कि वो कौन लोग हैं जो उसको विरोध करते हैं। अब बात आती है 16(5) की। 16(5) की बात करें तो 16(5) के अंतर्गत ये कहा गया है, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई एग्जाम में अब तक ऐसा इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी कोई धार्मिक संस्था है या कोई सांप्रदायिक संस्था है तो राज्य को यह अधिकार है कि किसी विशेष वर्ग के जो सांप्रदायिक है, जो विशेष वर्ग से धर्म से जुड़ा है, उस व्यक्ति की उस पर नियुक्ति कर सकता है। ये राज्य के पास ये अधिकार होता है। ये इससे 16(5) है, वो इससे जुड़ा हुआ है। तो हमने 16(1) देखा, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक आता है ऑफिस यानी कि पद, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफिस। ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि पद और नियुक्ति के संबंध में, किसी भी तरह का राज्य के द्वारा कोई नियोजन के संबंध में, नियोजन या पद के संबंध में, और इसमें किसी भी तरह का क्या नहीं किया जाएगा, राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) जो पढ़ाता, संसद भेदभाव कर सकती है निवास स्थान के आधार, लेकिन विधानमंडल को ये कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ हमने आरक्षण के प्रावधान समझने की कोशिश की, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कैसे आरक्षण की बात हुई। अब बात करते हैं 16(6) के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आर्थिक आधार बनाकर ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार बनाकर 10% आरक्षण की बात करती है कि 10% आरक्षण हुआ ईडब्ल्यूएस के लिए। और यह था 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 को संविधान संशोधन करते हुए ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा आधार बनाकर, हालांकि इसमें पूरे के अंदर सामाजिक शिक्षण का आधार है, अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं तो सामाजिक शिक्षण का आधार ये, लेकिन ये एक 15(5) और 16(6) ऐसे प्रावधान किए गए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया पहली बार, और वो 10% रिजर्वेशन था, वो 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। तो ये तो रही पूरी कहानी आरक्षण की कि इसमें कौन कौन से क्या थे। लेकिन बात आती है, एक चीज अटकी हुई है, ओबीसी के लिए आरक्षण कब मिला था और ओबीसी के लिए आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई थी, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओबीसी के लिए सबसे पहले
हमारा जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके पास ये अधिकार है कि अनुच्छेद 340 के द्वारा वो ऐसा कोई कहते हैं कि आयोग गठन कर सकता है कि वो इस बात की जांच करे, अगर कोई मांग उठ रही है, डिमांड उठ रही है कि इनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है या नहीं है, तो इसके आधार पर जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं अनुच्छेद 340 के द्वारा किसी भी आयोग का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 340 के द्वारा जो राष्ट्रपति है वो किसी आयोग का गठन कर सकते हैं। और ये आयोग क्या करेगा? ये आयोग इस बात को देखेगा कि भाई भलारे वर्ग में किसी भी तरह का सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है क्या? अगर वो पिछड़ापन है तो उसके लिए किसी भी तरह चीजें जांची जाए, परखी जाए, पता लगाया जाए। तो इसके आधार पर अनुच्छेद 340 को बेस बनाकर, और इसी को बेस बनाकर पहली बार काका कालेकर के नाम से आयोग गठित किया गया। काका कालेकर आयोग गठित किया गया था। काका कालेकर के द्वारा 1953 में गठित हुआ था, 1953 में गठन हुआ इसका। 1954 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और इसने बोला था कि सामाजिक आर्थिक वर्ग के आधार पर, जो क्लास के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। और चूंकि इंडिया में तो ना तो क्लास के आधार पर जनसंख्या का पता होता है, क्योंकि यहाँ इंडिया के अंदर ना कोई क्लास का कंसेप्ट है ना कुछ। ये चलता है यूरोपियन देशों में जहां पर एक साम्यवाद है, उन देशों में यहाँ तो जाति चलती है। तो ये वर्ग के आधार पर एक वो था। तो ये 54 में गठित किया गया, 55 में इसकी रिपोर्ट आई और ये ठंडे मस्ते में पड़ी रही और इसका कुछ नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला था। इसका कोई नो रिजल्ट रहा था, इसका कोई परिणाम नहीं था कि ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होगा, कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं था। उसके बाद होती है असली कहानी शुरुआत, जब 1979 के अंतर्गत जो बीपी मंडल साहब थे, मंडल कमीशन गठित किया गया था। अनुच्छेद 340 के द्वारा राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर 340 के द्वारा बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, जब बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ, और ये गठन हुआ था 1979 में। 1979 में गठित हुआ। मोरारजी जी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि क्यों ना एक आयोग गठित कर दिया जाए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, और वो जांच करे कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से ओबीसी में कितना पिछड़ापन है, कौन कौन सी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है। इस बात के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि हम इस दिशा में ओबीसी को आरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो अनुच्छेद 340 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश पर बीपी मंडल का गठन हो गया। मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी आए। तब तक वो चौधरी चरण सिंह जाते, तब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी, और इसकी रिपोर्ट आती है 1980 में। 1980 तब तक मोरारजी जी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह जा चुके थे। इंदिरा गांधी वापस सत्ता में लौट चुकी थी। जब इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई तो मंडल साहब इंदिरा गांधी के पास अपनी रिकमेंडेशन लेके गए कि मैडम ये है इस देश में आप। तो इंदिरा गांधी के द्वारा इन सिफारिशों पर कोई भी गौर नहीं किया गया, बाकी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन की सिफारिश थी, उन पर कोई गौर नहीं किया था, तब भी ये ठंडे बस्ते में पड़ी रही। बाद में दौर आता है बीपीसी, 1990 का दौर आता है। 1990 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो बीपी मंडल की जो 10 साल से जिस फाइल पर धूल इकट्ठी हो रही थी उसको उठाया जाता है, खोला जाता है। और बीपी साहब जानते थे कि अगर उनको एक सर्वकालिक नेता बनना है तो उन्हें ऐसा कोई फैसला लेना होगा जो कि एक क्रांतिकारी हो, और वो फैसला आपको ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देने वाली बात थी, उसकी दिशा में आगे बढ़ने वाली बात थी। तो 10 साल बाद जो पड़ी हुई फाइल थी उसको खोला गया और तय किया गया कि ओबीसी रिजर्वेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये बीपी सिंह ही थे जिन्होंने ओबीसी के लिए एक सख्त फैसला लिया था। बाकी इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी सरकार हो, 10 साल तक इसके संबंध में कोई फैसला, बस फाइल पड़ी रही थी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की, और उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। तो बाद में बीपी सिंह के द्वारा इस पर सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ओबीसी को बेस बनाकर आरक्षण का फैसला दिया गया था। जैसे ही बीपी सिंह ने यह फैसला लिया कि हम ओबीसी के लिए आरक्षण देंगे,
तुरंत इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचती हैं और वो चैलेंज करती हैं कि ओबीसी को जो दिया गया आरक्षण है वो उचित नहीं है, अनुचित है। तो इस आधार पर जब इंदिरा साहनी कोर्ट पहुंच जाती है तो इसकी सुनवाई होती है, जो कि सभी चीजों में देखने को मिलती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पर टिक लगा देता है कि जो ये आरक्षण दिया गया है ये ठीक दिया गया है, इसमें कोई भी गलती नहीं। हाँ, इसमें कुछ शर्तें जरूर थोप दी गई थी, तो उन शर्तों की अभी आगे चर्चा करेंगे कि इंदिरा साहनी केस में जो बीपी सिंह के द्वारा जो फैसला लिया गया ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया, तो यहाँ पर इंदिरा साहनी केस हो जाता है इस बात के लिए कि आरक्षण गलत दिया है। तो इंदिरा साहनी केस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन इसके बाद एक काका कालेकर आयोग आया था, एक बीपी मंडल आयोग आया था और एक और आयोग गठित किया गया था, और वो आयोग था रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था, रोहिणी आयोग, जो 2017 में गठित किया गया था। जो रोहिणी कमीशन गठित किया गया 2017 में गठित किया गया था, ये मोदी सरकार का टाइम पे हुआ है। अभी से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसने ये कहा है उपवर्गीकरण किया जाएगा, जो ओबीसी की सीटें उसका उपवर्गीकरण किया जाएगा। तो उपवर्गीकरण की बात की है किसने? रोहिणी कमीशन के द्वारा। इसकी जो सिफारिशें थी अभी लागू नहीं हुई है, जिसमें सब कैटेगराइजेशन करने की बात कही गई है कि जो ओबीसी के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरियों के मान चल रही है ना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ऐसी कुछ बात चले तो उसका जिसकी जितनी तादाद है, जो हकदार है, उसको उतनी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। तो 2 आयोग आए थे, पहले आयोग का कोई रिजल्ट नहीं निकला, दूसरे आयोग बीपी मंडल की बाद में बीपी सिंह के द्वारा इसको आरक्षण दिया गया। तो ओबीसी के लिए जो आरक्षण शामिल हुआ था 1990 के पास स्टार्ट हुआ था। अब बात आती है रोहिणी का आयोग, इसने उपवर्गीकरण की बात की थी कि इनका सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। जो 27% का आरक्षण दिया हुआ है उस 27% के आरक्षण को उपवर्गीकृत किया जाना चाहिए, जो अभी से लागू नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमने 3 आयोग पढ़े जो ओबीसी के संबंध में आए थे। अब हम समझते हैं कि इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत क्या हुआ था। तो इंदिरा साहनी केस को समझने की कोशिश करते हैं कि इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था। इंदिरा साहनी केस, जब इंदिरा साहनी केस बीपी सिंह के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण है वो तो ठीक दिया गया, लेकिन इसमें कुछ इंदिरा साहनी केस में कुछ विशेष तरीके की क्या लगा दी गई, शर्तें थोप दी गई थी। तो शर्तें थोप दी गई थी इंदिरा साहनी केस में। तो एक बात आई थी कि भाई ओबीसी के लिए आप आरक्षण तो दो, ठीक है, लेकिन ये तो तय करो किन को देना है और किन को नहीं देना। तो इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की जो धारणा आई थी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की जो कंसेप्ट आया था वो निकल के आया कि जो क्रीमी लेयर होगा उनके लिए और नॉन क्रीमी लेयर होगा उनके लिए कि किसके लिए आरक्षण होना चाहिए और किसके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर है इसके लिए आरक्षण हो, जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए आरक्षण ना हो। तो इसमें एक शब्द टर्म इस्तेमाल की जाती है मलाईदार परत, कि ये जो मलाईदार परत है इसका फायदा किसको मिले, कौन हो इस मलाईदार परत का हकदार। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट था वो यहां से आया था, और इसी को निर्धारण करने के लिए एक समिति गठित की गई थी कि इसको तय किया जाए, इसके दिशा में आगे बढ़ा जाए कि कौन क्रीमी लेयर है, क्या इसके मापदंड होने चाहिए, क्या पैमाना होने चाहिए। तो एक समिति आई थी रामानंदन समिति, रामानंद समिति आई थी। उस समिति की सिफारिश के आधार पर जो एक पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कौन क्रीमिलियर श्रेणी के अंतर्गत होगा, कौन क्रीमिलियर श्रेणी से बाहर होगा, इस बात का अध्ययन करने के लिए रामानंदन समिति गठित की गई। और ये रामानंदन समिति की सिफारिशों के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन किया कर दिया है कि भाई ये पिछड़ा वर्ग आयोग होगा और इस पिछड़ा वर्ग आयोग में तय करेगा कि इसके अंतर्गत कौन है और कौन नहीं है। 1993 कौन है और कौन नहीं है इस बात का अध्ययन करेगा। तो एक बात तो ये तय की गई, एक शर्त तो ये थोपी गई, इसके लिए समिति गठित की जाए
और एक आयोग बनाया जाए उस समिति की सिफारिशों के आधार पर, जो ये तय करेगा कि कौन क्रिमिनल होगा कौन क्रिमिनल नहीं होगा। जो क्रिमिनल होगा वो उसका फायदा लेगा, यानी उसको मलाईदार परत मिलेगी, जो नहीं होगा उसके लिए मलाईदार परत नहीं मिलेगी। तो ये जो मलाईदार परत का कंसेप्ट आया था वो एक शर्त उभर के। दूसरी जो शर्त उभरी थी इसके अंतर्गत, इंदिरासानी केस के अंदर, वो था कि प्रमोशन के अंतर्गत आरक्षण हो या ना हो, प्रमोशन के अंतर्गत तो आरक्षण, प्रमोशन के अंतर्गत जो रिजर्वेशन था इसके बारे में था कि ओबीसी को प्रमोशन के अंतर्गत आरक्षण नहीं हुआ, यानी ओबीसी के लिए प्रमोशन के अंतर्गत आरक्षण नहीं हुआ। तो यह बात हुआ कि प्रमोशन के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। हाँ, ओबीसी के लिए लोक नियोजन के अंतर्गत आरक्षण है, लेकिन प्रमोशन के अंतर्गत आरक्षण नहीं है। तो एससी और एसटी इन दोनों के लिए प्रमोशन के अंतर्गत आरक्षण है। और इसके लिए अलग बात हुआ था, नागराजन बात हुआ था, जिसमें 16(4) जो था, 16(4)(a) के जो संशोधन हुआ और 16(4)(a) का जो संशोधन हुआ था, उसके द्वारा एसटी, एससी और एसटी इन दोनों के लिए प्रमोशन में आरक्षण दिया गया, लेकिन ओबीसी के लिए कोई प्रमोशन में आरक्षण। तो ये भी शर्त थोप दी गई कि ओबीसी के लिए प्रमोशन के अंदर आरक्षण हुआ। और तीसरी जो बात थी वो थी रिजर्वेशन में आरक्षण की सीमा का निर्धारण। आरक्षण की सीमा का निर्धारण किया गया कि यह आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50% का इस पर कैप लगाया गया कि 50% से ऊपर ये आरक्षण है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान अगर परिस्थितियों का अवलोकन करें तो ये पाएंगे कि कई स्टेट इस सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। तमिलनाडु कब का इसका उल्लंघन कर चुका है और वहां पर 69% आरक्षण हो गया है। तमिलनाडु के अंतर्गत 69% आरक्षण काफी सुप्रीम कोर्ट में बाद भी चला और इसमें 76वें संशोधन के द्वारा इसे लागू करके नोमियन सूची में शामिल कर दिया गया, इसका न्याय पुनरावलोकन ना हो। तो तमिलनाडु इस काम को कर चुका है। और भी स्टेट लगे हुए हैं, कई राज्यों में, कर्नाटक में कोशिश की गई है इसकी बात के लिए, तेलंगाना में कोशिश की गई, तो कई स्टेट है जिसमें 50% की जो सीमा है उसको लांघ दिया। लेकिन जो इंदिरा साहनी केस हुआ था उसमें 3 शर्तें थी। एक तो प्रमोशन के अंदर आरक्षण ओबीसी को नहीं होगा, एक आरक्षण की सीमा का निर्धारण किया गया, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और तीसरी जो बात थी वो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की थी, तो इसके अंतर्गत निर्धारण किया जाएगा। इसमें मलाईदार परत का जो कंसेप्ट आया था वो यहीं से आया था। रामानंदम समिति गठित की गई, उसके आधार पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको गठित किया। लेकिन ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग था ये संवैधानिक आयोग नहीं था। ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग था ये संवैधानिक आयोग नहीं था, ये एक पिछड़ा वर्ग आयोग एक विधिक आयोग के तौर पर था। लेकिन जब मोदी सरकार के द्वारा 102वां संविधान संशोधन किया गया, 102वां संविधान संशोधन हुआ, तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक कर दिया गया, इसको संवैधानिक बना दिया गया। तो संवैधानिक जैसे ही इस आयोग को बनाया गया तो अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग तय करेगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन पिछड़ा है और कौन पिछड़ा नहीं है, किसको रिजर्वेशन मिले। तो इसमें तो सीधा सीधा केंद्र के द्वारा राज्य के अधिकारों पर डांट डालने वाली बात ही थी, यानी एक जो संघ था वो मजबूत हो रहा था और इसका विरोध राज्य कर रहे थे। तो ऐसी उसमें परिस्थितियों में फिर एक संविधान संशोधन और किया जाता है, 105वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि जो उपवर्गीकरण होने वाला है, रूढ़ी आयोग बैठा है, इसके आधार पर जो उपवर्गीकरण होना है या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन पिछड़ा है, कौन सी कास्ट इसमें शामिल होगी, कौन सी बाहर जाएगी, उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण राज्य करेंगे, ना कि केंद्र करेगा। अगर इसका निर्धारण जो संवैधानिक आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को बना दिया गया था ये करता, तो इसमें केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती और राज्य थे वो साझेदार होते। इसी क्रम में 105वां संविधान संशोधन और कर दिया गया ताकि इस विवाद का निपटारा किया जा सके। तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक बना दिया गया। इसका गठन पिछड़ा वर्ग आयोग की 1993 में की गई थी। उद्देश्य यही था कौन क्रिमिलियर है कौन नॉन क्रिमिलियर है, इस बात का निर्धारण किया जो रामानंदम समिति की सिफारिश पर हुआ था। और इसको जो क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर की जो अवधारणा थी ये मलाईदार परत के रूप में जानी गई थी। तो 3 शर्तें थी, सीमा का निर्धारण करना हो आरक्षण में, प्रमोशन में ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण होगा या नहीं होगा इस बात में, और एक क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल। इसके बाद एक बात और हुआ था, वो था एम नागराजन वाद। जो एम नागराज वाद हुआ था
एम नागराज वाद हुआ था। असल में जो ये वाद हुआ था, ये दो चीज को लेकर था। एक तो इस बात को लेकर था कि प्रमोशन के आरक्षण को लेकर, एक तो एक प्रमोशन में आरक्षण को लेकर था। इसमें जो अनुच्छेद 16 है, 16(4)(a) अमेंडमेंट किया गया, 16(4)(a) संवैधानिक संशोधन किया गया था 1995 में, जिसमें एससी एसटी के लिए ये कहा गया कि एससी और एसटी के लिए क्या होगा, एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण होगा, प्रमोशन में आरक्षण होगा। और एक इसमें किया गया था 16(4)(b) का संशोधन कर दिया गया था। एक तो इसमें 16(4)(a) और B के अंतर्गत ये कहा गया कि इनके लिए प्रमोशन में आरक्षण होगा। एम नागराजन बात के अंतर्गत एक चीज और की गई थी इसमें, हाँ इसको देखते हैं मुझे, कि एम नागराजन बाद में दो चीज हुई थी। 16(4)(a) जब ओबीसी के लिए ये कह दिया गया इंद्रसानी केस के अंदर, कि किसी भी तरह का इनके लिए आरक्षण नहीं हुआ, किसमें, प्रमोशन में। तो 16(4)(b) का अमेंडमेंट होता है और उसके द्वारा इनके लिए आरक्षण कर दिया जाता है। और 16(4)(b) इस बात को लेकर था, एक बड़ा ही विवादक विषय होता है कि अगर किसी भी, जैसे 500 पदों पर भर्ती होती है, 500 पदों में ये पाया जाता है कि किसी कैटेगरी के लिए बट में 100 पोस्टें आती हैं। उस पोस्टों में 100 में ये पता चलता है कि 100 में से 80 तो फॉर्म आए थे, 80 लोग तो भर गए, 20 पोस्टें रह गई खाली। तो 20 पोस्टें खाली रह गई, तो इन 20 पोस्टों को क्या करें, इससे जनरल से भर दें। अगर किसी कैटेगरी में, अगर एससी कैटेगरी थी, एसटी कैटेगरी थी, उसके अंतर्गत अगर टोटल 500 में थी, 100 इनके लिए जगह आती है, 100 में से केवल 80 लोग ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। तो 20 पोस्टें अगर खाली रहती तो इनको 20 को क्या करें, तो इन 20 को ऐसा नहीं होगा कि इसको जनरल में भर दिया जाए, बल्कि आने वाली जो नेक्स्ट भर्ती होगी उसके अंतर्गत इनको ऐड कर दिया जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये पोस्टें ऐड होते होते इतनी पहुंच जाती है कि जो आरक्षण की सीमा 50% थी उससे कई गुना, यानी कि ऐसा देखने को मिलता है कि ओबीसी में या अदर कैटेगरी में पोस्ट ही नहीं है और इनकी बहुत ज्यादा पोस्टें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से पोस्ट नहीं, जो बैकलॉग की पोस्ट थी वो रिजर्व कर दी गई है कि जो बैकलॉग के लिए जो आरक्षण है वो एससी और एसटी के लिए होगा। तो ये जो 16(4)(b) था, ये बैकलॉग के लिए आरक्षण की बात की गई थी। जो बैकलॉग में आरक्षण हुआ एससी और एसटी के लिए वो दिया जाएगा। तो दो तरह का आरक्षण स्पेशल रूप से केवल और केवल एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, जिसमें 16(4) भी तो कहता है कि बैकलॉग में आरक्षण होगा और 16(4) ये कहता है कि इसके लिए प्रमोशन में आरक्षण होगा। तो प्रमोशन में आरक्षण और बैकलॉग का आरक्षण ओबीसी के लिए नहीं है, केवल किसके लिए, एससी और एसटी के। और ये बात किसमें होती, एम नागराजन। तो हमने दो बात पढ़े जो 16(4) से पैदा होते, एक तो इंदिरा गांधी वाद और दूसरा था एम नागराजन वाद। उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं बचा होगा। हाँ, एक चर्चा और कर लेते हैं इसमें, इसके संबंध में मैं ये मिटाता हूं इधर का, कि हम अब तक जो भारतीय नागरिकों के लिए लोक नियोजन अवसर की समानता जो पढ़ रहे थे, तो ये जो पढ़ा, ये पढ़ा था हमने सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, इसमें नियुक्ति और नियोजन दो शब्द आ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। 16(1) कह रखा था, और जब हमने 16(3) पढ़ा, 16(2) पढ़ा था सॉरी, तो उसके अंतर्गत धर्म जाति लिंग मूल वंश जो हमने 7 पढ़े थे, उसमें ऑफिस शब्द आता है और एक आता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नियोजन और पद शब्द आता है। तो इस तरीके से हमने जब 15 पढ़ा, अनुच्छेद 15 पढ़ा था, अनुच्छेद जो हमने 15 देखा था, तो 15 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये कैसा आरक्षण की बात करता है, शैक्षणिक आरक्षण की बात करता है, शैक्षणिक आरक्षण की बात करता है। जो शैक्षणिक संस्था है उनके लिए आरक्षण की बात करता है, शैक्षणिक संस्थाओं। जब हमने अनुच्छेद 16 पढ़ा, तो हमने लोक नियोजन के लिए, यानी कि सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के लिए आरक्षण को पढ़ा। और ये दोनों तरह के आरक्षण, इसमें एससी भी पढ़ी हमने, एसटी भी पढ़ी, ओबीसी भी पढ़ी और ईडब्ल्यूएस भी पढ़ा।
इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये जो आरक्षण है ये कैसा है, परमानेंट आरक्षण है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बार बार जो संविधान संशोधन के द्वारा जो आरक्षण बढ़ाया जाता है वो आरक्षण ये आरक्षण है जो राजनीतिक आरक्षण है। अनुच्छेद 330 हो, अनुच्छेद 331 हो, अनुच्छेद 332 हो, अनुच्छेद 333 हो, अनुच्छेद 334 हो, अनुच्छेद 335 हो। 330 कहता है कि लोकसभा के अंतर्गत एससी और एसटी ओनली, केवल एससी और एसटी के लिए क्या होगा, आरक्षण, इसमें ओबीसी नहीं है। और इसी आरक्षण को जो राजनीतिक आरक्षण होता है लोकसभा हर 10 साल में बढ़ाया जाता है। 331 कहता है एंग्लो इंडियंस का चुनाव किया जाएगा, एंग्लो इंडियंस का चुनाव किया जाएगा। और ये कितने होंगे, 2 होंगे। जो 2019 में जब 104वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको खत्म कर दिया। जब 10 साल के लिए इसको बढ़ाया गया तो 10 साल के लिए जो एससी और एसटी का आरक्षण तो 2019 में बढ़ा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के बाद, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था उसको खत्म कर देगा रिजर्वेशन। 332 कहता है कि जो विधानसभाएं होंगी, विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण होगा। 333 कहता है कि विधानसभाओं के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए आरक्षण होगा, एंग्लो इंडियंस। और इसके लिए केवल एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा, इसको भी खत्म कर देगा। ना तो अब लोकसभा में और न ही विधानसभा में एंग्लो इंडियंस कहीं नहीं देखेंगे। और ये व्यवस्था 2019 के 104वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई। तो लोकसभा और विधानसभा इनके लिए एससी एसटी के लिए आरक्षण है। 334 कहता है कि इस आरक्षण को हर 10 साल बाद बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अब 2020 से लेकर 2030 तक कर दिया, 2030 से बढ़ाकर फिर से 2040 तक किया जाएगा। तो हर 10 साल में इसके लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। और अनुच्छेद 335 कहता है, ये कहता है कि जो प्रशासनिक दक्षता है इस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी राज्य इंश्योर करे कि किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव प्रशासनिक दक्षता पर इस तरीके से आरक्षण के प्रावधान हो कि प्रशासनिक दक्षता इससे प्रभावित ना हो। तो इस तरीके से ये जो हमने आरक्षण देखा ये राजनीतिक आरक्षण है। और ये आरक्षण जो देखा ये लोक नियोजन आरक्षण था और ये था शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण। ये टेम्परेरी, ये परमानेंट आरक्षण है और ये हर 10 साल में इसको रिन्यू किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है आगे। तो उम्मीद है इंदिरा साहनी, एम नागराजन बाद हो, 3 आयोग का कलेरकर, पीपी मंडल आयोग हो, रोडी कमीशन हो, अच्छे से क्लियर हो गए, हमने कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम जो समता का अधिकार था उसका नेक्स्ट वर्जन पढ़ते हुए है अस्पृश्यता का प्रतिषेध, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है। अस्पृश्यता का प्रतिषेध को प्रतिषेध किया गया। ये अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, किसके आधार पर नहीं की जाएगी, ना तो राज्य के आधार पर, राज्य से करेगा और ना ही व्यक्ति के आधार पर की जाएगी। इसमें नागरिक नहीं है या व्यक्ति है, क्योंकि 17 किसी भी व्यक्ति के साथ, ना तो व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा, ना ही राज्य व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा। और ये परिभाषित नहीं है, जो अस्पृश्यता है इसको परिभाषित नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। इसकी कोई परिभाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं दी गई है। अब इसी अस्पृश्यता के लिए कि किसी भी तरह का कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, नियोजन हो, किसी भी तरह का किसी भी अनटचेबिलिटी है, इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ये संसद को अधिकार है कि वो कोई भी विधि बनाकर मूल अधिकारों को लागू कर सकते हैं। तो इसी मूल अधिकार को लागू करने के लिए संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया था और वो कानून था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम।
निवारण अधिनियम लागू किया गया था 1955। 1955 में ये लागू किया गया था, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई दंड प्रावधान नहीं था। बाद में अमेरिका से एक तरीके से शिक्षा लेते हुए इसी अनुच्छेद को, अनुच्छेद जो 35 था, 35(2)(a) के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया संसद ने, एक नागरिकता संरक्षण अधिनियम, नागरिकता एक संरक्षण अधिनियम लेके आया गया 1976 को, और इसके द्वारा एक दांडिक प्रावधान किया गया, दांडिक प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ अगर किसी भी तरह का कोई भेदभाव करता है, तो उस व्यक्ति के साथ जो भेदभाव करता है उस व्यक्ति के साथ राज्य दांडिक रूप से यानी कि उसको दंडित कर सकता है अगर ऐसा कोई भेदभाव किया जाए, तो इसमें दंड का प्रावधान कर। तो नागरिकता अधिकार जो संरक्षण अधिनियम था, नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम था, इस अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये दांडिक प्रावधान। तो दो तरीके, पहले अस्पृश्यता निवारण एक्ट आया था 1955 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 35 के द्वारा लाया गया था, और अनुच्छेद 35(2) के द्वारा नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसमें दांडिक प्रावधान। तो इस तरीके से अस्पृश्यता को रोकने की बात की गई थी। वही अनुच्छेद हम 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत करने की बात की गई है कि किसी भी तरह की कोई उपाधि यानी उपाधियों का अंत करने की बात की गई है, उपाधियों का अंत करने की बात की गई है कि किसी भी तरह की जो उपाधियां हैं ये समाज में एक तरीके से भेदभाव को बढ़ावा देती है, तो किसी भी तरह की कोई भी उपाधि नहीं ली जाएगी। तो इसके अंतर्गत टोटल एक हम 18(1) को पढ़ेंगे, एक 18(2) को पढ़ेंगे, एक 18(3) को पढ़ेंगे और एक 18(4) को पढ़ेंगे। 18(1) कहता है कि किसी भी तरह का 18(1) कहता है कि किसी भी तरह के जो उपाधियां हैं, व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो किसी भी तरह की उपाधियां स्वीकार नहीं करेगा। 18(2), 18(3) के अंतर्गत ये भी व्यक्तियों के संबंध में, और 18(4) कहता है इसमें भी उपाधियों के बारे में बोला गया। हाँ सॉरी, 18(1) के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो शिक्षा है और सेना है इसके संबंध में उपाधियां ली जा सकती है। जैसे कि एजुकेशन के संबंध में कोई डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, सेना के संबंध में कर्नल जनरल की उपाधि मिलती है। तो इन उपाधियों को शिक्षा राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती है और उन उपाधियों को स्वीकार किया जा सकता है। 18(2) इस बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश जाता है, विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो विदेशी सरकार से किसी भी तरह की उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। 18(3) ये कहता है कि यदि कोई विदेशी नागरिक आता है, विदेशी अगर कोई नागरिक है, अगर वो विश्वास व लाभ के पद पर है, अगर वो विश्वास और लाभ के पद पर है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति को अगर देखिए, राष्ट्रपति की अनुमति में कंसेंट का, कंसेंट, राष्ट्रपति की अनुमति पर उपाधि को स्वीकार कर सकता है। अगर कोई विदेशी नागरिक है, अगर कोई विदेशी नागरिक है तो वो किसी विश्वास और लाभ के पद पर है, तो वो, यहाँ तो बात की गई कि कोई भारतीय नागरिक विदेश जाता है जो किसी विश्वास और लाभ के पद पर नहीं है, वो किसी भी तरह की उपाधि को धारण नहीं करेगा। यह बात कर रहा है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत आता है तो वो किसी विश्वास और लाभ के पद पर है, तो राष्ट्रपति के कंसेंट पर वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। वो 18(4) कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है, अगर कोई भारतीय नागरिक है और वो विदेश जाता है, वो विदेश जाता है जो कि विश्वास और लाभ के पद पर है, विश्वास व लाभ के पद पर है, तो वो राष्ट्रपति की कंसेंट पर, राष्ट्रपति की कंसेंट पर उपाधि ग्रहण कर सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश जाता है
तो राष्ट्रपति अगर अनुमति प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति कंसेंट करते हैं, अगर वो किसी विश्वास लाभ और विश्वास के पद पर है तो वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। यहाँ कहता है कि अगर विदेशी नागरिक भारत आता है और वो विश्वास और लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति के कंसेंट पर वो उपाधि धारण कर सकता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति है जो विदेश जाता है वो कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति उपाधि ग्रहण कर ले तो ये जो है ये अनुच्छेद 18 ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। अगर कोई उपाधि ग्रहण कर ले तो उसको उपाधि छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए ऐसा कोई दंडिक प्रावधान नहीं है, बस ये कि ये निर्देशात्मक होता है। और ये जो उपाधि का जो सिस्टम है, अगर हम थोड़ा सा देखें मध्यकाल में जाके देखें तो ये उपाधि का जो बांटने का जो सिस्टम था ये अकबर के टाइम से शुरू हुआ था। अकबर के द्वारा उपाधियां बांटना शुरू किया था कि ये फलान सिंह है, ढेंग सिंह है, इसके लिए अलग उपाधि दे दी, इसको राव की उपाधि दे दी इसको, और वो खुश करने लग गया था राजपूत राजाओं को अलग अलग उपाधियां बांट के। फिर जब आगे बढ़ा तो मिर्जा मिर्जा जन अलग अलग तरीके मिर्जा की उपाधि, सवाई की उपाधि, कौन कौन सी उपाधियां बांटी गई थी। और जब देश स्वतंत्र हो गया बाद में इसी व्यवस्था को अंग्रेजों ने फॉलो किया था कि गांधी जी को केसर हिंद दे दी, फलाने को रविंद्रनाथ टैगोर की दे दी, नाइटहुड की उपाधि दे दी, क्योंकि उनको लगता था कि भारतीयों की मानसिकता ऐसी होती है कि उपाधि पाने पर खुश होते हैं, तो अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाया था। लेकिन जैसे संविधान सभा बैठती थी तो के मुंशी साहब थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात का विरोध किया था कि हम उपाधि नहीं लेंगे। बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1977 में, तो उन्होंने भी उपाधियों पर रोक लगा दी थी कि उपाधियों का अंत किया जाना चाहिए, ये उपाधियां समाज में भेदभाव पैदा करती है। लेकिन आगे चल के फिर इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इन उपाधियों को पुनः शुरुआत कर दी गई थी बांटने की, और जो अब तक चली आ रही है। बात आती है, एक केस होता है बालाजी राघवन वाद होता है, बालाजी राघवन वाद होता है, बालाजी राघवन वाद होता है 1995 को। इस केस के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, ये जो है ये क्या है, एक तरीके से ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है। ये अवार्ड है और अवार्ड लिए जा सकते हैं लेकिन टाइटल नहीं लिए जा सकते। तो ये पद्म श्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, तो एक बात भी है इसके संबंध में जो बालाजी राघवन है। उम्मीद है कि अब हम जो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक हम पढ़ चुके हैं, और पहला जो हमारा मूल अधिकार था, जो समता का अधिकार था, उसको हम पूरा कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी का धन्यवाद। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके घर। नहीं जा नहीं जाटनी ने